नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से 16 महाजनपदों में से केवल मगध का उत्कर्ष हुआ और मगध के ऊपर अलग अलग राजवंशों ने रूल किया था, जिनमें सबसे अंतिम में हम पढ़े थे धनानंद के बारे में, जिसे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित कर दिया जाता है और एक नए राजवंश का उदय होता है जिसका नाम होता है मौर्य वंश। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य वंश के शासकों के क्रम के विषय में कि कौन से शासक पहले आए और कौन से शासक बाद में आए थे, क्योंकि यूजीसी नेट के पेपर में यहाँ से क्रोनोलॉजी ऑर्डर में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले आया था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का नींव रखा था चाणक्य यानी कि कौटिल्य के सहायता से। इसका उत्तराधिकारी बना था बिंदुसार और बिंदुसार के बाद आया था अशोक। अशोक के बाद अलग अलग स्रोतों में हमें अलग अलग जानकारी मिलती है इसके उत्तराधिकारी को लेकर। जैसे कि पुराणों में बताया गया है कि अशोक के बाद आया था कुणाल, उसके बाद आया था बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवधर्मन, शतधनुष और सबसे अंतिम में आया था बृहदत्त। जबकि यदि आप दिव्यावदन को पढ़ोगे, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, तो दिव्यावदन में बताया गया है कि अशोक के बाद कुणाल आया था। ये बिल्कुल सही है, लेकिन कुणाल का उत्तराधिकारी बना था संपदी, और संपदी के बाद आया था बृहस्पति, उसके बाद आया था वृषसेन, उसके बाद पुण्यधर्मन और सबसे अंतिम में आया था पुण्यमित्र। ये शासकों के क्रम आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। अब हम एक एक करके इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। यदि हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, तो इसका कार्यकाल था 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व के बीच तक। चाणक्य यानी कि कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में मगध के राजा के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य जो है आसीन होते हैं। आगे यदि हम बात करें तो विशाखादत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। निम्न कुल का मतलब होता है निचले जाति का, और यहाँ पर इसके लिए वृषद शब्द का प्रयोग किया गया है। थोड़ी सी अगर हम आगे बढ़े तो 305 ईसा पूर्व में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, तो इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। जबकि दूसरी ओर यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का साम्राज्य भी बहुत बड़ा था, और दोनों की साम्राज्य की सीमा एक दूसरे से टच करती थी, और यही इनका संघर्ष का एक कारण बना और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हो गया। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है, यानी कि हार जाता है, और हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक शांति संधि होती है, जिसमें कुछ मुख्य प्रावधान थे। जैसे कि पहला प्रावधान था कि सेल्यूकस निकेटर को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का कुछ क्षेत्र जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा। अब ये कौन कौन से क्षेत्र थे? तो बलूचिस्तान का एक क्षेत्र था जेड्रोसिया, कंधार का क्षेत्र था अराकोशिया, हेरात का एरिया और काबुल का पैरापेनिसदाई। ये मुख्य क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपना पड़ा था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। आगे यदि हम बात करें तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य भी जो थे 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को देते हैं। तो ये बातें आप लोग याद रखना। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजना भी शुरू किया था इसी संधि के कारण से। अगर हम आगे बात करें तो तमिल ग्रंथ अहनानुरु और पुरनानुरु से ये जानकारी मिलता है कि दक्षिण भारत के ऊपर भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आक्रमण किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहला पुरालेखित संदर्भ जो है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, और इसी सुदर्शन झील से बाद के दिनों में नहरें निकलवाया गया था अशोक के प्रांतीय शासक तुषास्प के द्वारा। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि ये सुदर्शन झील का जो बांध था वो टूट गया था कुछ दिन बाद, जिसके कारण से रुद्रदामन के अमात्य, अमात्य का मतलब होता है मंत्री,
सुविशाक के द्वारा इसकी पुनर्निर्माण करवाई गई और बाद के दिनों में यहाँ से एक अन्य नहर भी निकलवाया गया था कश्मीर के राजा अनंत वर्मन के मंत्री सुया के द्वारा। अब ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है क्योंकि यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न बनते हैं। आगे यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो धर्म, कला, साहित्य इन तीनों चीज़ों में रुचि रखते थे। मेगास्थनीज के वर्णन के अनुसार चंद्रगुप्त वन यानी कि जंगल में रहने वाले तपस्वियों से परामर्श करते थे, उन्हें देवताओं की पूजा के लिए नियुक्त करते थे। इसके अतिरिक्त यज्ञ अगर कहीं हो रहा होता था तो इनसे परामर्श करने के साथ साथ उन्हें बुलाते थे और यज्ञ संपादन के लिए उनका सहयोग लेते थे। आगे यदि हम बात करें तो प्रारंभ में चंद्रगुप्त जो हैं वो वैदिक धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद के दिनों में जैन धर्म को मानने लगे थे। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न क्या बना था, तो प्रश्न बना था आपका जून 2021 के शिफ्ट 1 में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी अपने प्रांत में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। सुय, पुष्यगुप्त, तुषास्प और सुविशाक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका, क्योंकि चारों जो हैं वो जाने जाते हैं सुदर्शन झील में निर्माण कार्य में सहयोग के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आगे यदि हम बात करें तो जब मगध में 12 वर्षीय लंबा दुर्भिक्ष यानी कि अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार को अपना राजपाट दे करके दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला चले जाते हैं और वहीं पे उपवास रह करके संलेखना विधि के द्वारा अपने जीवन को त्याग देते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के केंद्रीय प्रशासन के विषय में। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि जो राजा थे वो समस्त शक्तियों के स्रोत और सत्ता का केंद्र बिंदु हुआ करते थे। कौटिल्य ने राज्य के लिए 7 अंग यानी कि सप्तांग सिद्धांत बताए हैं, जिनमें नाम आता है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र का। ये सभी नाम अच्छे तरीके से आप लोग याद रखना। इनमें राजा जो हैं वो सभी में सर्वोच्च होते थे और सभी के ऊपर अपना नियंत्रण रखा करते थे। अर्थशास्त्र में भी राजा के 3 प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं। प्रत्येक समस्या पर ध्यान देना, सदैव सतर्क रहना और समय पर उचित कार्यवाही करना। ये 3 प्रमुख कार्य जो हैं वो राजा के लिए बताए गए थे एक कर्तव्य के रूप में। राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्री परिषद भी होते थे और इनकी संख्या जो है 12 से 30 के बीच में हुआ करता था। इनके जो भी निर्णय होते थे वो बहुमत से लिए जाते थे और इनका जो वेतन था वो था 12,000 पन वार्षिक। आगे यदि हम बात करें तो दैनिक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने और गुप्त मंत्रणा के लिए 3 या फिर 4 मंत्रियों की छोटी छोटी परिषद बनाई जाती थी और इस परिषद को मंत्रिणा भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि इस मंत्रिणा में जो है युवराज यानी कि राजा का उत्तराधिकारी हो सकता था या फिर उसका प्रधानमंत्री, सेनापति, ये इसमें शामिल होते थे और इनकी वेतन 48,000 पन वार्षिक रूप में दी जाती थी। इसके अतिरिक्त याद रखना कि नायक के लिए 12,000 पन दिया जाता था, अध्यक्षों को 8,000 पन और मुखिया के लिए 4,000 पन निर्धारित किए गए थे। आगे यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को 18 विभागों के अंतर्गत बांटा गया था और इन विभागों को तीर्थ कहा गया है और इसके प्रमुख को अमात्य, जिनमें पहला था मंत्री या फिर कहें तो पुरोहित। इस पद पे चाणक्य या फिर कहे तो कौटिल्य रहता था। दूसरा था समाहर्ता, ये जनपद का अधिकारी था, इसका कार्य था कर यानी कि टैक्स को एकत्रित करना। तीसरा था सन्निधाता, ये राजकोष का प्रमुख अधिकारी था, इसका काम था आय व्यय का ब्यौरा यानी कि जानकारी रखना। सेनापति, इसका काम था सैनिकों की जानकारी रखना, ये सेना का प्रमुख अधिकारी था। पांचवा था युवराज, ये राजा का उत्तराधिकारी हुआ करता था। छठा था प्रदेष्टा, प्रदेष्टा का काम अगर देखें तो ये फौजदारी न्यायालय का प्रमुख हुआ करता था। नायक, सेना का प्रमुख संचालक। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख। मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था ये। दंडपाल, सेना की रसद की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। अंतपाल, सीमांत दुर्गों का प्रमुख। दुर्गपाल, साम्राज्य के आंतरिक दुर्गों का रक्षक।
नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी, प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला विभाग का प्रमुख अधिकारी, द्वारिक राजमहल की सुरक्षा करने वाला अधिकारी, आंतरवैश्विक राजा की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी, आटविक वन विभाग का प्रमुख, कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रमुख। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को अध्यक्ष कहा गया है और इनकी संख्या 26 थी। ये 26 कौन कौन से थे? तो पहला था सीता अध्यक्ष, एक कृषि विभाग या फिर कहे तो राजकीय भूमि से जुड़ा हुआ था। दूसरा विविधता अध्यक्ष, चारागाह प्रधान, सुना अध्यक्ष, बुचड़खाना अध्यक्ष, सूत्रा अध्यक्ष, व्यवसायिक अधिकारी, पन्या अध्यक्ष, वाणिज्यिक अधिकारी, पोतवा अध्यक्ष, मापतोल अधिकारी, लचना अध्यक्ष, टकसाल अधिकारी, नवा अध्यक्ष, जहाज रानी, समस्था अध्यक्ष, व्यापारी मार्ग का प्रधान अधिकारी, अकरा अध्यक्ष, खानों का अधिकारी, गणिका अध्यक्ष, वेश्याओं का प्रमुख अधिकारी, कोषाध्यक्ष, खजाने का प्रमुख, लोहा अध्यक्ष, धातु का अधिकारी, खनिया अध्यक्ष, खदान का प्रमुख, लवणाध्यक्ष, नमक अधिकारी, स्वर्णाध्यक्ष, कीमती धातुओं एवं गहनों का अधिकारी, गो अध्यक्ष, गाय अधिकारी, मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट अधिकारी, देवता अध्यक्ष, मंदिरों का अधिकारी, पतना अध्यक्ष, गोवाहन अधिकारी, सुरा अध्यक्ष, मदिरा अधिकारी, शुल्काध्यक्ष, उत्पाद एवं चुंगी का प्रमुख अधिकारी, माना अध्यक्ष, समय सारणी अधिकारी, खनिया अध्यक्ष, खदान का प्रमुख अधिकारी, नगवाना अध्यक्ष, हाथियों का प्रमुख अधिकारी, युक्त या फिर उपायुक्त। ये जो है बेसिकली वो केंद्रीय महामात्य होता था, जिसे अलग अलग किताबों में निम्न स्तर के अधिकारी भी बताया गया है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं एक बार हम उसे देख लेते हैं। तो जून 2012 में प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट के पेपर में, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में लिखा हुआ है सन्निधाता, समाहर्ता, पन्याध्यक्ष और अंतर्वशिक। सूची 2 में बताया गया है कर संग्रह विभाग का स्वामी, वाणिज्य विभाग का स्वामी, रानीवास के रक्षक दल का स्वामी या फिर कोषागार का स्वामी। तो सन्निधाता का मतलब होता है कोषागार का स्वामी, ए का हो जाएगा आपका 4 यहाँ पर। समाहर्ता का मतलब होता है कर संग्रह विभाग का स्वामी, बी का हो जाएगा 1। पन्याध्यक्ष का मतलब होता है वाणिज्यिक अधिकारी, तो सी का हो जाएगा 2, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और अंतिम में जो है डी का हो जाएगा 3। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था और इन प्रांतों को चक्र कहा गया है। जबकि यही जो 4 प्रांत हैं अशोक के कार्यकाल में 5 हो जाते हैं। और ये कौन कौन से प्रांत हैं? तो पहला है उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला था। अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी उज्जैनी था। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। मध्य देश, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और सबसे अंतिम में एक था कलिंग प्रांत और इसकी राजधानी तोसली को बनाया गया था। तो इन 5 प्रांतों को अच्छे तरीके से आप लोग याद रखना। आगे यदि हम बात करें तो प्रांतों का प्रमुख जो है वो एक गवर्नर होता था जिसे राष्ट्रीय कहा गया है। अब ये गवर्नर कौन होता था? तो राजा का बेटा यानी कि राजकुमार हो सकता है या फिर राजवंश के कोई व्यक्ति हो सकते हैं या फिर राजा के द्वारा जो विश्वास पत्र व्यक्ति था उसकी भी नियुक्ति जो है एक राष्ट्रीय के रूप में की जाती थी। चंद्रगुप्त के समय में सौराष्ट्र का जो गवर्नर या फिर राष्ट्रीय था वो था पुष्यगुप्त वैश्य। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय के स्थानीय प्रशासन के विषय में, क्योंकि यहाँ से भी यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न बनते हैं। प्रांतों को शासन संबंधी सुविधा के लिए अनेक उप विभागों में बांटा गया था, जिनमें सबसे ऊपर आता है मंडल, उसके नीचे आता है जिला, उसके नीचे स्थानीय, उसके नीचे द्रोणमुख, उसके बाद खरवाटिक, संग्रहण और सबसे नीचे आता है ग्राम। यदि हम बात करें मंडल के विषय में तो प्रांत में कई मंडल होते थे। इनका प्रमुख अर्थशास्त्र में वर्णित प्रदेष्टा होता था, यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है कि मंडल में बेसिकली प्रदेष्टा की नियुक्ति की जाती थी स्थानीय प्रशासन को चलाने के लिए। इसके बाद आता है जिला। मंडल का विभाजन जिले में होता था। इसे विषय या फिर आहार भी कहा गया है और इसका प्रमुख अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। आगे यदि हम बात करें
तो अगला है स्थानीय। जिले के अंतर्गत स्थानीय आता था और इसमें 800 गांवों का समूह हुआ करता था और इसके प्रमुख को स्थानिक कहा गया। इसके नीचे आता था द्रोणमुख, ये 400 गांवों का समूह था। इसके नीचे आता है खारवाटिक, ये 200 गांवों का समूह था। इसके नीचे आता है संग्रहण, ये 100 गांवों का समूह था। और सबसे अंतिम में आता है ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई अगर कहा जाए तो ग्राम था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मेगास्थनीय नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमी कहता है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्हें नगरक कहा गया है या फिर कहे तो नागरक कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था के विषय में। तो ग्राम स्तर पर सबसे छोटा न्यायालय होता था। इसके ऊपर प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर पृथक न्यायालय होता था और सभी पृथक न्यायालयों को अपने से नीचे के न्यायालय के द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, जो भी सुनवाई हुई है, उनको जांचने का और पुनः निर्णय देने का अधिकार था। और सबसे सर्वोच्च अगर कहा जाए तो राजा का न्याय होता था। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि न्यायिक व्यवस्था में 2 न्यायालय थे, पहला था धर्मस्थीय और दूसरा था कंटक शोधन। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय के गुप्तचर व्यवस्था के विषय में। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचरों को उस समय गूढ़ पुरुष कहा गया है। ये बेसिकली 2 प्रकार के थे। पहला संस्थ यानी कि अस्थायी प्रकृति वाले, एक जगह पे रहते थे और गुप्त सूचनाएं एकत्रित करते थे। दूसरा संचार, जो कि घूम घूम करके गुप्त सूचनाएं एकत्रित किया करते थे। यदि हम बात करें संस्थ के विषय में तो इसमें भी कई प्रकार के टाइप थे, जैसे कि कापटिक, ये विद्यार्थी के भेष में रहते थे। उदास्थित, ये सन्यासी के भेष में रहते थे। गृहपथिक, ये कृषक के भेष में रहते थे। वैदेहक, एक गरीब व्यापारी के रूप में रहते थे। तापस, एक तपस्वी के रूप में रहते थे और जानकारियों को एकत्रित किया करते थे। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें संचार यानी कि घूम घूम करके जो गुप्त सूचनाएं एकत्रित करते थे उनके विषय में, तो ये भी कई प्रकार के होते थे, जैसे कि सत्र या फिर सत्री, ये एक अनाथ बच्चा के रूप में रहते थे। तीक्ष्ण, जो खतरों में रह करके गुप्त सूचनाएं एकत्रित करते थे, उसे तीक्ष्ण कहा गया है। शरद, ये क्रूर या फिर आलसी गुप्तचर होते थे। परिव्राजिका, ये बेसिकली भिक्षुनी, सन्यासिनी या फिर वृषली के भेष में स्त्री गुप्तचर होते थे, जो जानकारियों को एकत्रित करते थे और राजा तक पहुंचाते थे। तो दोस्तों अब हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।